नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। तिरुपति मंदिर के प्रसाद यानी लड्डू को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सार्वजनिक की थी उसमें कहा गया है कि लड्डुओं में मछली का तेल, पशुओं की चर्बी और वसा है, क्योंकि प्रसाद में इस्तेमाल घी में मिलावट की गई थी। लेकिन सच्चाई क्या है, आज हम इसकी वैज्ञानिक पड़ताल करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे क्या प्रसाद में इस्तेमाल घी में मिलावट की गई थी या फिर घी में पशुओं की चर्बी, वसा और फिश ऑयल होना सामान्य घटना है। तिरुपति के प्रसाद विवाद को लेकर हमारी यह रिपोर्ट देखने के बाद आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। तिरुपति मंदिर, लड्डू और रिपोर्ट, इन दिनों ये तीनों पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। तिरुपति मंदिर के प्रसादम यानी लड्डू को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मिलावट के आरोप लगाए थे। इन आरोपों के साथ उन्होंने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की। इसी रिपोर्ट को लेकर बवाल मच गया। रिपोर्ट तिरुपति मंदिर के प्रसाद यानी लड्डुओं में मिली सामग्री की है। जो लैब रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि लड्डू में क्या क्या मिला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि लड्डुओं में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून का तेल, सफेद सरसों, गेहूं, मक्का, कॉटन सीड मिला है। इसके अलावा नारियल, पाम ऑयल है, जो कि सामान्य। लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रसाद के लड्डुओं में मछली तेल, लाड यानी किसी चर्बी को पिघलाने पर निकलने वाला सफेद सा पदार्थ, बीफ टैलो यानी बीफ की चर्बी को गर्म करके निकाले जाने वाला तेल है। चर्बी जो है, जो प्राणी स्तोत्र जितना भी खाने का द्रव्य है, यह मांस हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया कि अंडा हो गया, इसका जो चर्बी है उसका जो आप कंपोजिशन देखोगे तो जैसे चर्बी में फैटी एसिड्स होता है। फैटी एसिड्स कई रकम के होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक होता है, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड। ये जो फैटी एसिड, पामिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, ओलिक एसिड, ये जो फैटी एसिड्स होता है ये हर जो प्राणी स्तोत्र खाद्य पदार्थ है ये सब में होता है। लेकिन इसका जो परसेंटेज होता है ना, चर्बी से चर्बी ये अलग अलग होता है। जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये मछली में ज़्यादा रहता है। हमारा दूध में भी पाया जाता है कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। उसके खाने के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने जानवर को ज़्यादा चराने के लिए छोड़ दिया, ग्रेजिंग लैंड में छोड़ दिया, तो उस पर जो होता है ज़्यादा कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा दाना खिला दोगे तो उस पर कम होता है। तो ये जो चर्बी का जो रकम होता है, ये चर्बी का जो धरण और रकम, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हम लोग अलग अलग करते हैं, ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है। रिपोर्ट में गाय का वसा, फिश ऑयल और पशुओं की चर्बी मिलने की बात कही गई। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रसाद में मिलावट की गई, जो सनातन धर्म के खिलाफ है और लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट है। लेकिन एक्सपर्ट डॉक्टर कहते हैं कि घी में चर्बी या वसा का मिलना एक सामान्य प्रक्रिया है। नॉर्मल सोर्स जनरली अगर हम काऊ घी की बात करें, काऊ घी हम एक काऊ के मिल्क से बनाएंगे अल्टीमेटली। अब काऊ किस फिजियोलॉजिकल कंडीशन, किस पैथोलॉजिकल कंडीशंस और कौन से मेडिकेशंस पे है, ये सारी चीज़ें उसके घी के क्वालिटी पे भी दिखने में आएंगी। हम काऊ के जिस तरह से उनकी अभी की हेल्थ है, ये उसका जो मिल्क की क्वालिटी होगी, ये उस पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम जो घी बनाएंगे उसके अंदर भी डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगा। यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि गाय जो दूध देती है, कई बार उसमें कई तरह की चीज़ें डायरेक्ट सोर्स से आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें मिलावट है। हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि काऊ के एक कंडीशन जो फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, मेडिकेशन, ये सारी चीज़ों पे हमारे उसका जो मिल्क आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि ये सारे कंपोनेंट जो इसके अंदर आए हैं एक नेचुरल सोर्स से भी हो सकते हैं। रिपोर्ट के लिए मंदिर प्रशासन ने सप्लाई किए गए घी के सैंपल लेकर जांच के लिए गुजरात स्थित डेयरी विकास बोर्ड की लैब सेंटर ऑफ एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड भेजे, जिसके बाद लैब की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। लैब की रिपोर्ट से पता चला कि शुद्ध घी में वसा की मात्रा 95.68 से लेकर 104.32 तक होना चाहिए,
लेकिन सैंपल्स में मिल्क फैट की वैल्यू 20 ही पाई गई थी, जिससे इस मिलावटी घी के बारे में खुलासा हुआ। रिपोर्ट में फिश ऑयल का जिक्र किया गया है, जबकि इसका साइंटिफिक नाम ओमेगा 3। खासतौर पर इस तरह की रिपोर्ट तैयार करते हुए तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे कंफ्यूजन फैल गया। फिश ऑयल की जगह ओमेगा 3, ओमेगा 9 भी लिखा जा सकता था। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि फिश में ही ओमेगा नहीं होते, बल्कि कई प्लांट में भी ओमेगा होते। सबसे ज्यादा अलसी में ओमेगा 3 पाया जाता है। अगर कोई गाय अलसी रोजाना खा रही है तो उसके दूध में ओमेगा आएगा। अब बात बीफ टेलो या लार्ड की। अगर इसके टेक्निकल शब्दों पर जाएं तो इसे फैटी एसिड कहा जाएगा। ये पशुओं में पाए जाते हैं और कई प्लांट्स में भी फैटी एसिड पाए जाते हैं। ये पता करना भी मुश्किल होता है कि फैट बाहर से आया या पशु के अंदर था। खाने की कोशिश करेंगे जो इसको आस्था के रूप में देख रहे हैं। देखिए, आस्था का एक डेफिनेटली बहुत बड़ा महत्व है सबके अपने सामाजिक जीवन में, लेकिन जहाँ तक इस रिपोर्ट्स की बात है, इसे हमें बिल्कुल, इसके लिए हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर किसी भी चीज़ को खाते हैं वो हमारे बॉडी में जाकर के डेफिनेटली 4 कंपोनेंट्स में बढ़ते हैं। इट इज़ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स। ये फैट्स का सोर्स हमें किस सोर्स से आ रहा है, डेफिनेटली जाके हमारी बॉडी में इसका काम जो है सेल मेटाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करना, यही काम हमें इसमें अंदर करेंगे। सोर्स क्या है ये हमें चूज़ करना, ये हमारे प्रेफरेंस हो सकती है। बट अभी जहाँ तक इस रिपोर्ट्स की बात हो रही है, इस रिपोर्ट्स के आधार पे ये कहना क्लियर कट तौर पे कि ये एक डेलिबरेटली जानबूझ करके मिलाया गया हुआ या एडल्ट्रेशन का केस है, ये बहुत ही मुश्किल है। आरोपों पर इस रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। हम ये नहीं कहते कि रिपोर्ट पूरी तरह सही है या पूरी तरह गलत, क्योंकि प्रसाद में बनाए जाने वाले लड्डुओं में गाय के घी के इस्तेमाल करने का दावा किया गया है। इसलिए हमने रिपोर्ट में किए गए दावे और गाय के घी को लेकर विशेषज्ञों से बात की और इन दावों की सच्चाई को समझा। दूध बनने का देखिए, पहले तो एनिमल जब खाना खाते हैं, इसका हमारा जैसे आपका स्टोमक में एक ही प्रकोष्ठ होता है, एक ही गाबर होता है, लेकिन जो एनिमल का उसका 4 प्रकोष्ठ होता है। रूमेन होता है, रेटिकुलम होता है, ओमेजम होता है, एरोमेजम होता है। जो जैसे प्लांट मटेरियल कुछ खाना खा लिया, फॉडर वगैरह खा लिया, वो सॉफ्ट हो गया, फिर जितना न्यूट्रिएंट्स है वो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे जो ब्लड होता है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर एब्जॉर्ब करने के बाद जहाँ मिल्क जहाँ सिंथेसिस होता है वो मेमोरी ग्लैंड आडर, वहाँ सिंथेसिस होता है। तो न्यूट्रिएंट्स वहाँ जाके आडर का काम है, जितना शुगर वगैरह है, चीनी वगैरह है, उसके साथ प्रोटीन चर्बी मिक्स करके मेमोरी ग्लैंड में हमारा दूध जो है गाय और भैंस का प्रोड्यूस होता है। घी में मिलावट को लेकर विशेषज्ञों की अलग अलग राय। वैसे तिरुपति मंदिर में 3 सदी से ज्यादा समय से भगवान को लड्डू का भोग लगाया जाता है और इसी प्रसाद को श्रद्धालुओं को वितरित किया जाता है। इतने लंबे समय से ऐसा होता आ रहा है, लेकिन कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि प्रसाद की पवित्रता पर सवाल उठे हों। अब न सिर्फ सवाल उठे बल्कि नौबत लैब टेस्ट की आ गई। ऐसा क्यों हुआ? इस साल जून महीने में आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद वहां सत्ता में परिवर्तन हुआ। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट और गड़बड़ी का मुद्दा उठाया और खुद ही लैब रिपोर्ट का हवाला देकर इसका खुलासा भी किया। चंद्रबाबू नायडू का आरोप है कि पूर्ववर्ती जगनमोहन रेड्डी की सरकार प्रसाद को अपवित्र कर रही थी। अब इस पूरे विवाद के पीछे की वजहों को भी समझ लीजिए। दरअसल सालों से तिरुपति के लड्डू बनाने के लिए कर्नाटक सरकार की कर्नाटक मिल्क फेडरेशन डेयरी नंदिनी से शुद्ध घी की सप्लाई होती थी। जून 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के चाचा वाईएस सुब्बा रेड्डी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए। 2019 में ही नंदिनी ने 320 रुपए प्रति किलो की दर से घी सप्लाई करने में असमर्थता दिखाई, जिसके बाद करार टूट गया। वाई सुब्बा रेड्डी का पहला कार्यकाल 2 वर्ष का था। इसके बाद अगस्त 2021 में सुब्बा रेड्डी दोबारा चेयरमैन बनाए गए। साल 2020, 2021 और 2022 तक कोरोना संकट की वजह से मंदिर परिसर बंद रहा, इसलिए प्रसाद के लिए घी की आवश्यकता नहीं हुई। साल 2023 में सालाना टेंडर प्रक्रिया हुई, जिसमें नंदिनी ने हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद टेंडर एआर डेयरी फूड्स को मिल गया। एआर डेयरी फूड्स का अपना घी का प्रोडक्शन नहीं था, वो दूसरों से घी खरीद कर उसे आगे मंदिर समिति को सप्लाई करते थे।
गाय का शुद्ध घी 1000 रुपए प्रति किलो से कम नहीं मिलता, लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर में एआर डेयरी फूड्स 320 रुपए प्रति किलो के दर से हर महीने तकरीबन 42,000 किलो घी सप्लाई कर रही थी, जिससे घी में गड़बड़ी को लेकर आशंका हुई। Best cow ghee today cannot be less than 1,000 rupees per kg. How can a person quote 320 rupees? If somebody is quoting 320 rupees, I am not going exact amount value, but if he is quoting 320 rupees, every packet of that might be containing adulterated ghee. So it's a big hurting issue. We have to inquire into it and find the culprits and book them to take them to task. Number one, I appreciate the statement of Honorable Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Pawan Kalyan Garu, because he has said there should be a national level Dharmika Parirakshana Parishad. हालांकि जगन मोहन रेड्डी सरकार में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन बनाए गए वाईएस सुब्बा रेड्डी ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के सभी आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि आरोप सिवाय झूठ के पुलिंदे के कुछ नहीं। Baseless allegations, shocking allegations, like saying that in TTD, while YCP is in governance, they have damaged the decorum and sanctity of the Tirumala Tirupati Devasthanam, and they have gone to the extent of criticizing and commenting wild comments like while preparing Swamwari prasadams and laddus, animal fat being used. This is ridiculous. Entire, not only country, entire world, all Hindu devotees are hurt because of these comments. You should take back. These are all baseless and wild comments. तिरुपति मंदिर का लड्डू प्रसाद विश्व प्रसिद्ध है। लड्डुओं को जीआई टैग भी मिला है, यानी उस लड्डू को मंदिर परिसर के अलावा कहीं और बनाकर नहीं बेचा जा सकता। हालांकि तिरुपति मंदिर से लड्डू प्रसाद को कहीं भी भेजा जा सकता है। तिरुपति मंदिर में प्रतिदिन 3.5 लाख लड्डू तैयार होते हैं। इसके लिए हर महीने करीब 42,000 किलो घी खरीदा जाता है। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को 2 लड्डू मुफ्त में प्रसाद के तौर पर दिए जाते हैं। इसके बाद प्रति लड्डू 50 रुपए शुल्क देना होता है। अनुमान के मुताबिक मंदिर समिति को लड्डुओं के बिक्री से सालाना 150 करोड़ रुपए तक की आय होती है। ऐसा कहा जा रहा है कि लड्डू प्रसाद को जनवरी 2024 में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या भेजा गया था, जिसे लेकर साधु संतों में नाराजगी है। वो इसे सनातन संस्कृति के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। तो ये घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है, और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जिस तरीके की मिलावट की बातें हम लोगों को सुनाई पड़ रही हैं, ये बहुत दुखद है, आत्मा का वध करने जैसा है। आजाद देश में कोई सनातनियों की भावना से इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है, और वो भी प्रादेशिक सरकार के संरक्षण में या उसकी देखरेख में, या जो भी, वो मेरी समझ से परे है। हम लोगों के संविधान में यह कहा गया कि सब लोग अपनी अपनी पूजा पद्धति अपने अपने अनुसार मानेंगे, लेकिन क्या संविधान में यह परमिशन है कि हमारी पूजा पद्धति पर अधिकार प्रादेशिक सरकार का होगा? तिरुपति तिरुमला देवस्थानम को लेकर के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने जो रहस्योद्घाटन किया है, यह बहुत ही गंभीर किस्म का धार्मिक अपराध है। मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी युक्त घी का प्रयोग जगन मोहन रेड्डी की सरकार में किया जा रहा था। वस्तुतः अखिल भारतीय संत समिति का मानना है
कि मठ मंदिर चलाना सरकारों के काम नहीं है, परंतु सरकारों के वेस्टेज इंटरेस्ट के कारण देश के 4 लाख मंदिर इनके कब्जे में हैं। हालांकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान तिरुपति के लड्डू पहुंचाए गए या नहीं, इस पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि तिरुपति के लड्डू अयोध्या नहीं आए। नहीं, हमने नहीं दिया, हमने नहीं दिया, हमने नहीं दिया। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के बाद श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची। इससे मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद पर फर्क पड़ सकता है। दिल्ली से पल्लवी झा और केजे शिवसन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। खबर मतलब न्यूज़ 24।